ठीक पहले आया इस बार का बजट कई मायनों में यादगार बजट रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स में कटौती करके आम लोगों को खुश कर दिया है। बिल्कुल सही कहा। वित्त मंत्री ने राजनीतिक पार्टियों के चंदे पर एक बड़ा डंडा चलाया। बजट से जुड़ी सभी खबरें बताएंगे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नमस्कार, मैं हूं कविता सप्लियार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बजट में कम आय वालों को तोहफा, 3 लाख तक कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं। 5 लाख तक आय पर टैक्स की दर 10 से घटाकर 5% की। बजट में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा, 3 लाख से ऊपर कैश लेन देन पर लगी रोक। IRCTC से टिकट बुकिंग पर नहीं लगेगा सर्विस चार्ज। सस्ती हाउसिंग को इंफ्रा का दर्जा और टैक्स छूट। रेलवे को विकास के लिए 1,32,000 करोड़। सफाई के लिए कोच मित्र योजना, 2019 तक सभी कोच में बायो टॉयलेट्स। राजनीतिक पार्टियां नहीं ले पाएंगी 2,000 से ज्यादा कैश चंदा। पार्टी फंडिंग के लिए जारी होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड। बजट में वित्त अनुशासन पर फोकस कायम। अगले साल के लिए वित्त घाटे का लक्ष्य 3.2%। बजट को शेयर बाजार का थम्स अप। सेंसेक्स करीब 500 पॉइंट उछला। निफ्टी भी 8,700 के पार हुआ। I think it is one of the best budget in recent times. ये बजट मेरे ख्याल से मार्केट के लिए ठीक है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बजट है। इंडस्ट्री के दिग्गजों ने बजट को बताया संतुलित। कहा इकोनॉमी को दिशा देगा वित्त अनुशासन। An excellent budget. It has tackled a lot of different things और इसकी फायदा तो हम इकोनॉमी की ग्रोथ की तरफ देख सकते हैं। बजट में सरकार ने डिजिटाइजेशन पर काफी जोर दिया है। एक तरफ तो सरकार ने कैशलेस लेन देन के लिए बढ़ावा देने की कोशिश की है, वहीं कैश लेन देन पर लगाम लगाने की कोशिश भी की गई है। साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी रियायतें दी गई हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बजट के हाइलाइट्स देख लेते हैं। हमारी सहयोगी नेहा आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। नेहा, ये बताइए कि यहाँ पर आम आदमी, गांव, किसान और युवा की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए बजट में क्या कुछ खास निकल कर आया है? बिल्कुल, एक एक करके सारे सेक्टर को लेते हैं। आपने यहाँ पर इनकम टैक्स की बात की। पर्सनल इनकम टैक्स की अगर बात करें तो 2.5 से 5 लाख तक की जिनकी एनुअल यहाँ पर इनकम है उन्हें तोहफा दिया है वित्त मंत्री जी ने। 10% से घटाकर यहाँ पर जो टैक्स है वो आधी कर दिया। बर्डन वहां कम हो गया। दूसरा ये कि जो 3 लाख तक की एनुअल इनकम वाले हैं उनकी तो आय एक तरह से जीरो ही हो गई। बाकी भी जो स्लैब्स हैं, जो ऊपर के तबके वाले टैक्स पेयर्स हैं, उनको भी 12,500 की छूट यहां पर मिलती है। तो वो एक तोहफा निकला है वित्त मंत्री के पिटारे से। साथ ही अच्छी बात यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग, जो कि एक बड़ी झंझट होती है, उसको यहां पर काफी आसान कर दिया गया। अब सिर्फ एक सिंगल फॉर्म होगा जिसको आपको भरना होगा। ये उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 5 लाख तक की होती है सालाना। आपने किसानों की बात की। किसानों के लिए भी यहां पर कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, उस पर जरा फोकस करते हैं। जो यहां पर क्रेडिट है, जो किसान कर्ज है, उसे रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ यहां पर कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ और ये रिकॉर्ड लेवल का अनाउंसमेंट है। फसल बीमा योजना 9,000 करोड़ की यहां पर ऐलान हुआ है। इसका दूसरा चरण ये भी है कि जो फसल बीमा योजना है, पहले इसका कवरेज तकरीबन 30% का होता था, उसको अब बढ़ाकर 40% कर दिया। यानी कि जो क्रॉप कवरेज एरिया है वो बढ़ गया है। और अगर वित्त वर्ष 2019 की बात की जाए तो इसे बढ़ाकर 50% कर देंगे। सॉइल सर्टिफिकेट के लिए ज्यादा लैब्स खुलेंगे। आपको पता ही होगा 648 यहां पर KVKs है, कृषि विज्ञान केंद्र है, तो उसमें ये सारे मिनी लैब्स खोल दिए जाएंगे सॉइल सैंपल टेस्टिंग के लिए। अगर यहां पर सिंचाई की बात की जाए तो एक लॉन्ग टर्म फंड भी बना है तकरीबन 40,000 करोड़ का, और एक माइक्रो इरिगेशन फंड जो ड्रिप इरिगेशन से जुड़ा हुआ है वो 5,000 करोड़ का आवंटन वहां पर हुआ है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये इसका प्रचलन देश में काफी बढ़ गया है, तो इसको बढ़ावा देने की तरफ एक कदम उठाया गया। एक मॉडल लॉ यहां तैयार किया जाएगा। आपने ग्रामीण विकास की बात की, इस पर खासा फोकस भी वित्त मंत्री जी का रहा है। 1,87,000 करोड़ का यहां पर आवंटन आप कह सकते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए किया गया, जो कि 24% ज्यादा है। मिशन अंत्योदय के तहत 1 करोड़ फैमिलीज को, 1 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाया जाएगा, तो ये एक अहम फोकस है। मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन किया गया है।
प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना के तहत 27,000 करोड़ का आवंटन है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो 48% से बढ़ाकर 55% कर दिया है। तो ग्रामीण डेवलपमेंट से जुड़े हाइलाइट्स ये हैं। युवाओं के लिए अगर बात की जाए तो साइंस पर फोकस काफी किया गया है। वोकेशनल ट्रेनिंग पर यहां पर 2200 करोड़ का आवंटन किया गया है। साथ ही रोजगार के लिए लेदर, फुटवेयर, पर्यटन जैसे सेक्टर्स को देखा गया। स्वयं प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की बात कही गई है जिसमें ऑनलाइन 350 कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे यहां पर। जी नेहा, एक और सवाल इसके साथ ही ये है कि नोटबंदी के बाद से डिजिटल पर खासा जोर है। इसके अलावा इकोनॉमी को बूस्ट देने वाले बजट की भी उम्मीद इस बार खासी की जा रही थी, तो इस लिहाज से क्या कुछ खास देखने को मिला है इस बार? यहां पर भी एक एक करके सारे सेक्टर्स लेते हैं। शुरुआत यहां इंफ्रा से करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में यहां पर बहुत सारी चीजें साथ में आएगी। ध्यान रखने वाली बात यह कि यह पहला बजट है जिसमें रेलवे के भी बजट एलोकेशन शामिल है। तो रेलवे, मेट्रो, हाईवेज, एयरवेज, इन सब का कुल खर्चा तकरीबन 4 लाख करोड़ का है। अब अगर स्पेसिफिकली हम रेलवेज पर जाएं, क्योंकि वो इन इटसेल्फ एक बड़ा सेक्टर है, फोकस कहां किया? 4 जगहों पर यहां पर फोकस किया गया है। सेफ्टी, विकास, सफाई, वित्तीय सुधार, इसको अकेले ही 1,31,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। मेट्रो रेल की नई नीति यहां पर लाई जाएगी। सड़कों के लिए आवंटन तकरीबन 64,000 करोड़ का किया गया है और एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन पर खासा फोकस किया जाएगा। उस पर भी काफी ऐलान यहां पर हुए हैं। आपने डिजिटाइजेशन की बात की, टेलीकॉम सेक्टर को भी जोड़कर यहां पर बात करेंगे। भारत नेट प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ का यहां पर एलोकेशन देखने को मिला है। गांव को डिजिटाइज करने के लिए डिजी गांव प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। साइबर सुरक्षा पर, क्योंकि उससे जुड़े मुद्दे काफी सामने आ रहे हैं, एक विशेष टीम का गठन इसी के लिए किया गया है ताकि साइबर सुरक्षा के मैटर्स को हैंडल किया जा सके। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम पर वर्क किया जाएगा और 20 लाख पीओएस, क्योंकि सरकार यहां कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ती चली जा रही है, तो यहां पर 20 लाख पीओएस भी बाजार में आते हुए दिखेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात हुई है, 3 लाख से ऊपर के जो नकद ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर बैन लग गया। तो ये एक और बड़ा ठोस कदम है कैशलेस इकोनॉमी की तरफ। और डिजिटल उपकरणों की एक्साइज ड्यूटी भी यहां पर हटा दी गई है। तो डिजिटाइजेशन की तरफ बात की जाए, डिजिटल इंडिया की तरफ बात की जाए, तो वो अनाउंसमेंट है। अफोर्डेबल हाउसिंग, यहां पर काफी सौगात निकल कर आई है, मार्केट के लिए भी, बायर्स के लिए भी। छूट अब जो कारपेट एरिया पर है वो यहां पर बड़ी है और घरों के लिए जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो हटा दिया गया है। बाजार की आपने बात की कि बाजार ने, हमने देखा आज हाथों हाथ इसको लिया है। पब्लिक सेक्टर कंपनियों की लिस्टिंग यहां पर होगी। आपको बता दें कि पब्लिक सेक्टर इंटीग्रेटेड ऑयल मेजर का यहां पर प्रस्ताव साथ में दिया गया। बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। पीएम मुद्रा योजना के लिए 2,44,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स, यहां पर एमएसएमईज को फोकस किया गया है और 50 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनियों को यहां कॉर्पोरेट टैक्स में राहत मिली। और सियासी फंडिंग के अंत में अगर बात की जाए तो कैश डोनेशन प्रति व्यक्ति आप 2,000 रुपए से ज्यादा आपको नहीं मिल सकती और इलेक्टोरल बॉन्ड भी जारी किया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया नेहा इन तमाम हाइलाइट्स के लिए। शगुफ्ता, यहाँ पे डिजिटल इंडिया की मुहिम को एक तरह से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इसी तर्ज पर कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब 3 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हो सकेगा। बिल्कुल सही कहा। वहीं ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डिजिटल उपकरणों पर से एक्साइज ड्यूटी भी हटा ली है। The special investigative team set up by the government for black money has suggested that no transaction above rupees 3 lakh should be permitted in cash. The government has decided to accept this suggestion. Suitable amendment in the Income Tax Act is proposed in the finance bill for enforcing this decision. अब इसके अलावा भीम ऐप को बढ़ावा देने के लिए 2 नई स्कीम का भी ऐलान किया गया है। 125 lakh people have adopted the BHIM app so far. The government will launch 2 new schemes to promote the use of BHIM. These are referral bonus scheme for individual and a cashback scheme for merchants. Aadhaar Pay, a merchant version of Aadhaar-enabled payment system, will be launched shortly. This will especially be beneficial to those who do not have debit cards, mobile wallets or mobile phones. A mission will be set up with a target of 2,500 crore digital transactions for 2017 and 18.
वहीं डिजिटल इकोनॉमी के लिए बजट बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसा कहना है कि पेटीएम के फाउंडर सीईओ विजय शेखर शर्मा का। सुनिए जरा। डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत ही शानदार बजट रहा है। जिस तरीके से वित्त मंत्री ने डिजिटल को बढ़ावा दिया है वो बहुत ही एक्सपेक्टेड था, जरूरी था, और अगर हम कहें तो ये एक करेक्ट डायरेक्शन में भी कदम है, क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल इकोसिस्टम की तरफ चल रहे हैं और उससे हमारे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो हमारे जो फाइनेंशियल सर्विसेज को रीच पहुंचनी है वो पहुंच पाएगी। तो यहाँ पर डिजिटाइजेशन और कैशलेस इंडिया को लेकर कई सारे ऐलान हुए हैं और बजट में हुए इन तमाम ऐलानों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के आईटी सेल के हेड अरविंद गुप्ता। स्वागत है आपका गुप्ता जी सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहला सवाल साफ तौर से हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया का सपना जो हम देख रहे हैं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, क्या इन तमाम ऐलानों से आपको ये सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और कैसे होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा? ऐलान तो काफी इंप्रेस करने वाले हैं। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन में तो हमारी सरकार बहुत आगे रही है। अगर आपने देखा हो कि जब हमने जनधन अकाउंट्स चालू किए थे तो दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन हिंदुस्तान में हुई। एक साल के अंदर करीब 20 करोड़ लोग जनधन अकाउंट्स के साथ जुड़े। उस टाइम लोगों ने क्वेश्चन किया था ये अकाउंट्स क्यों बने। आज हमें समझ में आ रहा है डिमोनेटाइजेशन के साथ अगर इसको जोड़ें तो जो एक जनधन अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ है और फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक एग्जाम्पल बन गया है पूरे दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान के 99% फैमिलीज और हाउस होल्ड्स आज एक फाइनेंशियल इंक्लूजन सिस्टम के अंदर हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन तो हमने सब चीज में बहुत अच्छी तरीके से और अच्छी स्पीड से करी है। ये बजट का जो मुहिम था डिजिटल इकोनॉमी की तरफ, जो डिमोनेटाइजेशन का एक मूवमेंट था डिजिटल इकोनॉमी की तरफ, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं और उसमें उसकी एक तरह से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दी गई है। आपको बताया गया कि जैसे भीम ऐप है वो उसके 1.25 करोड़ से ऊपर यूजर्स हो गए हैं, 12 मिलियन यूजर्स। उसके लिए उसको एक भीम ऐप को एक स्टार्टअप की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उसमें कैश डिस्काउंट्स, मर्चेंट डिस्काउंट स्कीम्स, कैशबैक सब कुछ दिए जाएंगे ताकि डिजिटल इकोनॉमी को इंसेंटिव मिले। आईआरसीटीसी को पब्लिक ले जाने की बात कर रहे हैं, उसको लिस्टिंग ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि आईआरसीटीसी पे जो सर्विस चार्ज लगता था ई बुकिंग के ऊपर वो भी हटा दिया गया है इस बजट के अंदर। तो कैश और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बिल्कुल लेवल बना दिया गया। इनफैक्ट डिजिटल की तरफ प्रेफरेंस होती जा रही है बायबैक्स, कैशबैक्स की तरफ और इंसेंटिव्स और टैक्स इंसेंटिव्स की तरफ देकर। जी कैश के ऊपर आपने भी बहुत अच्छी बात करी कि 3 लाख रुपए की एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई है। बट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको इसके अंदर हाईलाइट करना चाहिए कि 10,000 रुपए से ऊपर कैश को एक्सपेंडिचर में नहीं ट्रीट किया जाएगा। 20,000 रुपए की लिमिट थी, उसको 10,000 रुपए के ऊपर ला दिया गया है। और एक जो डिमोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट था, जो पॉलिटिकल फंडिंग के ऊपर भी हम उसके ऊपर कहते थे, आई थिंक उसको भी डिजिटल बना दिया गया है। आप देखें कि 2,000 रुपए की लिमिट लगा दी गई है सिंगल सोर्स से, और बाकी सब चीज या तो कैश पेमेंट या चेक पेमेंट या डिजिटल पेमेंट से करें आप। तो पॉलिटिकल फंडिंग पे भी जो रिफॉर्म था उसको भी डिजिटल की तरफ ले जाया गया है। तो ओवरऑल हर चीज डिजिटल और डिजिटल के फायदे समझाए गए हैं। मैं अब 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। 18 लाख ऐसे डिपॉजिट्स पाए गए अकाउंट्स के अंदर जिनकी इनकम और जो कैश डिपॉजिट थे नवंबर और दिसंबर के टाइम पर डिमोनेटाइजेशन के बाद वो मैच नहीं करते थे। तो पर कुछ ऐलानों पर मैं आना चाहूंगी अरविंद गुप्ता जी। अगर मैं यहाँ पर भारत नेट की बात करूं तो 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन इसके लिए दिया गया है। ये कितना पर्याप्त आपको लगता है? देखिए, ये एडिशनल एलोकेशन है जो पहले से चलती आ रही है, उससे एडिशनल एलोकेशन है। 1.5 लाख विलेजेस को, ग्राम पंचायत को अगले साल तक और एक्स्ट्रा कंप्लीट किया जाएगा। और ये बाय अनदर 4 इयर्स का जो टारगेट है कि सारे के सारे ग्राम पंचायत एक डिजिटल विलेज बन जाएंगे। और उसके अंदर ये एडिशनल एलोकेशन है, बहुत वेलकम एलोकेशन है। एक बॉटम अप मूवमेंट है। शहरों के अंदर तो आपके पास सबके पास 3G 4G होता है, बट गांव के अंदर एक डिजिटल हाई स्पीड डिजिटल नेटवर्क्स को
एक बहुत इजी, अफोर्डेबल और लो कॉस्ट में सबको प्रोवाइड करना। जी बिल्कुल सही कहा अरविंद जी। यही पॉइंट मैं आपसे उठाना चाहूंगी, यही पूछना चाहती थी अगला सवाल कि कैशलेस इंडिया के लिए आखिर हम कितने तैयार हैं। जैसे कि आपने भी ये कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे वित्त मंत्री ने मेंशन किया कि ग्रामीण क्षेत्रों तक कैशलेस मुहिम जो है पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, डिजिटलाइज किया जाएगा गांवों को भी। लेकिन आपको लगता है कि इतने पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास कि ये सपना जो है वो साकार हो पाएगा? देखिए, सपना साकार करने के लिए, कैशलेस जाने के लिए 3-4 तरीके के माध्यम होते हैं जी। स्मार्टफोन, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, और तीसरा जो सिंपल मोबाइल के ऊपर भी कैशलेस ट्रांजैक्शंस करी जा सकती हैं। जो ये भीम एप्लीकेशन है, जो यूपीआई है, ये मैं बताना चाहूंगा यूएसएसडी पे भी चलती है और उसपे बहुत ट्रांजैक्शंस होती हैं, *99# जिसको हम कहते हैं। तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस मोड्स के अलावा भी लोग इसको इंटरनेट के द्वारा इस्तेमाल करें। एक बहुत अहम इसमें जो अनाउंसमेंट हुई है, जो आधार पे है, जिसको आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कहते हैं, उसके लिए 20 लाख पॉस सिस्टम्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर भीम को और आधार पे को काफी कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने की बात सामने आई है, बजट में इसको लेकर ऐलान हुआ है। लेकिन अरविंद जी, एक बड़ा सवाल उठता है, अगर हम कैशलेस इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारी सिक्योरिटी और हमारी प्राइवेसी को लेकर हम कितने तैयार हैं? देखिए, सिक्योरिटी में भी हमने एक साइबर सिक्योरिटी के लिए एक सर्ट का अनाउंसमेंट करी है, स्पेशली फॉर फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये एक बहुत पहल ली है हमने। साइबर सिक्योरिटी में एक जिसे कहते हैं, हरदम आपको अलर्ट रह सकते हैं, अब आपको बेस्ट सिस्टम्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं, और अपने यूजर्स को ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी के लिए भी एक मुहिम दी गई है। ये सब रिलेटेड है। आप बहुत जो सवाल पूछ रहे हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये बताना है कि आप ये भी देखें कि डिजिटल लिटरेसी के लिए भी एक अलग से एक कोष दिया गया है, ताकि लोगों को हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के बारे में ट्रेन कर सकें। तो ये एक तो यूजर्स की लेवल पे साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और एक सिस्टम्स के लेवल पे, बैंक्स के लेवल पे हमें कैसे उसको सिक्योर करना है, और बहुत सिक्योर कैसे करना है, अगर कुछ हो जाता है तो प्रिवेंट कैसे करना है, उसको रिएक्ट कैसे करना है, उसके लिए एक सर्ट टीम का अनाउंसमेंट करी गई है। जी अरविंद जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वित्त मंत्री के पिटारे से आज बहुत सारी चीजें निकली है। एक मेन चीज ये निकली कि इंडिया को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने की मुहिम जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार से। बने रहिए हमारे साथ। तो बजट के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने बजट को समाज के सभी वर्गों के लिए बेहद फायदेमंद बताया है। सीएनबीसी आवाज के प्रबंध संपादक आलोक जोशी के साथ खास बातचीत करते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि आज पेश हुआ बजट देश के भविष्य को दिशा दिखाने वाला साबित होगा। हमारे साथ हैं वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार। गंगवार जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, जब बजट की आज भाषण की शुरुआत हुई तो गांव, गरीब, नौजवान, रोजगार, महिला और बुजुर्ग ये नाम लिए गए। आपसे पूछूं दिल की बात, तो ये बजट दरअसल किसे एड्रेस कर रहा है? ये बजट अपने आप में बिल्कुल अनूठा बजट है। पहली बात आप देखिए कि हमने पूरा बजट का एक्सपेंडिचर 21.5 लाख करोड़ का रखा, जो बिना कोई कर लगाए पिछले के मुकाबले में करीब 1.25-2 लाख करोड़ ज्यादा है। बिना कोई कर लगाए इसके विपरीत हमने इसमें एमएसएमई के लिए और छोटे करदाताओं के लिए टैक्स में रिबेट भी दी, और हर वर्ग को हमने राहत पहुंचाने का काम किया। तो वास्तव में ये एक ऐसा बजट है जो अपने आप में एक दिशा देने का काम करेगा और भविष्य की एक नीति तय करने का काम करेगा। ये बात आप एकदम सही कह रहे हैं कि, और खास तौर पे जिस तरह का फिस्कल डिसिप्लिन दिखाई पड़ रहा है, और आगे का भी जो रोड मैप दिखाया है वित्त मंत्री जी ने, कि वो बहुत ही बाजार में इकोनॉमिस्ट के बीच में उसकी बहुत तारीफ हो रही है कि अगर आप 3% के टारगेट को रखते हैं और वो 1 साल के लिए नहीं 3 साल के लिए रखा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ कुछ उम्मीदें थी लोगों की कि शायद कुछ और राहत मिल जाएगी इनकम टैक्स में,
स्लैब थोड़ी बढ़ जाएंगी, उसके बजाय थोड़ी ना इनकम टैक्स में जो राहत दी है वो एक सही राहत दी है, और वो एक दिखाई भी दे रही है, महसूस भी कर रहा है कि 5 लाख तक जो के सीमा में टैक्स देंगे उनको इतनी राहत मिलेगी, और एक स्लैब 5% जब ले आए हैं तो इसका एक लाभ भी सबको मिलेगा, ऊपर वालों को भी मिलेगा, हमारा ऐसा मानना है। और हमारा मानना यह है कि ये वास्तव में, जैसा मैंने अभी कहा, कि एक ऐसा कदम है जो भविष्य की दिशा भी तय कर रहा है और सबको सहूलियत प्रदान करने का काम कर रहा है।